दोस्तों, एशियंट हिस्ट्री की पिछली वीडियो में हमने जाना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के बाद भारत की भूमि पर वैदिक सभ्यता का उदय होता है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक एज और लिटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज में छोटे छोटे ट्राइब्स का उदय होता है, जिसे जन कहा जाता है, और इसके हेड को राजन। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज से आयरन एज की शुरुआत होती है। आयरन से बने हथियार जंगलों को कहीं आसानी से काटते हैं, जिससे एग्रीकल्चर के लिए भूमि का विस्तार होता है और एग्रीकल्चर इस पीरियड का चीफ ऑक्यूपेशन बन जाता है। साथ ही इस पीरियड में राजा का प्रभाव भी जन पर बढ़ जाता है, जिससे कई छोटे छोटे जनों का आपस में विलय हो जाता है और उससे निर्माण होता है जनपदा का। 600 BC यानी वैदिक सभ्यता की समाप्ति का समय। यह वह समय था जब भारत धर्म और राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी ही उथल पुथल दौर से गुजर रहा था। सनातन संस्कृति में पनप रही कठोर वर्ण व्यवस्था और विधि एवं कर्म कांडों से त्रस्त होकर कई लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ आकर्षित होने लगे थे, और दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते राजा अपने जनपद की भूमि को और फैलाने में लगे हुए थे, जिससे छोटे छोटे जनपदा का आपस में विलय होकर अब महाजनपदा का निर्माण हो रहा था। महाजनपदास के संबंध में ज्यादातर जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे अंगुत्तर निकाय और जैनिज्म टेक्स्ट जैसे भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन टेक्स्ट में हमें 16 महाजनपदास की सूची प्राप्त होती है। ज्यादातर महाजनपदास का विस्तार हमें आज के ईस्टर्न यूपी और बिहार में देखने को मिलता है। वर्तमान मध्य प्रदेश, राजस्थान और साउथ इंडिया में हमें एक एक महाजनपदास देखने को मिलता है, तथा वर्तमान में भारत से बाहर हमें 2 महाजनपदास दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकतर महाजनपदास में मोनार्कियल सिस्टम दिखाई देता है, पर कुछ महाजनपदास में हमें रिपब्लिकन सिस्टम भी देखने को मिलता है, जिसे गण और संघ भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक एक करके इन सभी महाजनपदास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बोला महाजनपदास। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अंग की। अंग का पहला रेफरेंस हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसकी राजधानी चंपा थी। 6th सेंचुरी के मध्य में बिंबिसार, जो मगध का रूलर था, उसने इसे एनेक्स कर दिया। दोस्तों, महाभारत में पांडवों के भाई कर्ण को अंग देश का राजा बताया गया है, इसलिए उसे अंगराज कर्ण भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवंती की। अवंती आज के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसे उस समय का एक पावरफुल किंगडम माना जाता था। इसकी नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैन थी, जबकि सदर्न कैपिटल महिष्मती। मगध के रूलर शिशुनागा ने अवंती को हराकर उसे मगध में एनेक्स कर लिया था। आगे बढ़ते हैं छेदी की ओर। छेदी, जो आज के बुंदेलखंड में लोकेटेड है, और इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। छेदी राज्य का रेफरेंस हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। साथ ही महाभारत में श्री कृष्णा का फेमस एनिमी शिशुपाल छेदी का ही राजा था। अगला है गांधार। यह आज के अफगानिस्तान में लोकेटेड है, और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। महाभारत में धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी के भाई फेमस शकुनी मामा यहाँ के राजा थे। कुरु। कुरु के बारे में हम महाभारत के जरिए जानते हैं। कौरव और पांडव कुरु वंश की 15th जनरेशन मानी जाती है, और इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। कुरु में पहले मोनार्कियल सिस्टम था, पर ऐसा माना जाता है कि 6th से 5th सेंचुरी के मध्य में कुरु एक रिपब्लिकन स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। अगला है पांचाल। पांचाल लोकेटेड है आज के बुंदेलखंड रीजन में। इसकी 2 लीनेज थी, नॉर्दर्न पांचाल जिसकी कैपिटल थी अहिछत्र, और सदर्न पांचाल जिसकी कैपिटल थी कौंपिल्य। महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल से ही थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं मगध की ओर। मगध, यह नॉर्थ से गंगा, वेस्ट से सोन रिवर और ईस्ट से चंपा रिवर से घिरा हुआ था, जो इसे नेचुरल प्रोटेक्शन प्रदान करती थी। इसकी कैपिटल थी गिरिराजा या राजगृह, जो 5 हिल्स से घिरी हुई थी। आगे चलकर मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बनता है। मगध के बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे थोड़ी देर में करेंगे। काशी। एंशिएंट समय से ही काशी अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। एक लेजेंड के अनुसार वाराणसी शहर का निर्माण
भगवान शिव द्वारा स्वयं किया गया था। काशी की कैपिटल थी वाराणसी, जो गंगा और गोमती नदी के मध्य थी। आगे चलकर कुसाल महाजनपद इसे अनेक्स कर लेता है। कुसाल के वेस्ट में रिवर गोमती और ईस्ट में सदीनेरा थी, जो इसकी बाउंड्री बनाती थी। इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। यह मगध के नॉर्थ वेस्ट में था और यहाँ का फेमस किंग था प्रसेनजीत। मगध के राजा अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच सुप्रीमेसी के लिए लंबा स्ट्रगल चलता है, जिसमें अंत में अजातशत्रु विजयी रहता है। वज्जी, यह आज के बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में था। वज्जी एक रिपब्लिकन स्टेट था। मोनार्कियल और रिपब्लिकन स्टेट में क्या अंतर होता है, यह हम आगे की वीडियो में जानेंगे। वज्जी 8 क्लैंस की कॉन्फेडरेसी से बना था। इसकी कैपिटल थी विदेहा, मिथिला और वैशाली। मल्ल भी एक रिपब्लिकन स्टेट माना जाता था और इसकी कैपिटल थी कुशीनगर वही स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। वत्स की कैपिटल थी कौसाम्बी। पुराणाज में बताया गया है कि पांडवों के डिसेंडेंट चक्षु ने अपनी कैपिटल कौसाम्बी में शिफ्ट की थी जब हस्तिनापुर में फ्लड आ गया था। मत्स्य आज के राजस्थान में लोकेटेड था। इसकी कैपिटल थी विराटनगर। नगर फेमस है पांडवों के वनवास में हाइडिंग प्लेस के लिए। सुरसना, इसकी कैपिटल थी मथुरा। पुराण और महाभारत में मथुरा के रूलर्स को यादू कहा जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण को यहाँ का राजा बताया गया है। आगे चलते हैं साउथ की ओर। असक, यह रिवर गोदावरी के किनारे लोकेटेड है और इसकी कैपिटल थी पतली। कंबोज, यह आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल थी राजापुर। तो दोस्तों, 16 महाजनपदास के बारे में जानते समय आपने 2 टर्म्स को जाना, मोनार्कियल सिस्टम और रिपब्लिकन सिस्टम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मोनार्कियल सिस्टम में जनता का एक ही रूलर होता था और उसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती थी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा के पास एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी और वह जनता से टैक्स वसूला करता था। यह देखने में पाया गया है कि ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस रिपब्लिकन सिस्टम के मुकाबले मोनार्कियल सिस्टम में ज़्यादा था। अब जानते हैं रिपब्लिकन सिस्टम के बारे में। रिपब्लिकन सिस्टम में जनता का कोई एक रूलर नहीं होता था, बल्कि हर ट्राइब का एक हेड हुआ करता था और ट्राइबल हेड्स मिलकर राज्य का निर्माण किया करते थे। उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, बल्कि हर ट्राइबल चीफ अपने पास एक छोटी आर्मी रखता था। मोनार्कियल सिस्टम के मुकाबले रिपब्लिकन सिस्टम में ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम था। तो फ्रेंड्स, 16 महाजनपदास में 4 महाजनपदास मगध, कुसाला, वत्स और अवंती में सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल हुई, जिसे अंत में मगध द्वारा जीत लिया गया और नींव रखी गई भारत के पहले एम्पायर की। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिसने मगध को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। मगध डायनेस्टी। महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की, जो मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था। पर इस डायनेस्टी का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन एविडेंस के साथ जो बात कही जा सकती है वो ये है कि 544 BC में हर्यंका डायनेस्टी के राजा बिंबिसार केवल 15 साल की उम्र में ही मगध के राजा बने। बिंबिसार छोटी उम्र से ही काबिल योद्धा थे। राजा बनते ही उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु अंग प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया। बिंबिसार केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। इसलिए उन्होंने बड़े साम्राज्यों से लड़ने की बजाय रिश्ता जोड़ लिया। कोशला की राजकुमारी से विवाह करके उन्हें दहेज में काशी शहर मिला, जिससे मगध की रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा हुआ। फिर वृज्जी की राजकुमारी से विवाह करके अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया। अपने बॉर्डर को सिक्योर करके बिंबिसार ने अपनी नजरें गड़ाई अवंती साम्राज्य पर। लेकिन कई लड़ाइयों के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योतक से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो कहते हैं ना, जिससे आप हरा ना सको उसे अपना दोस्त बना लो। महाराज बिंबिसार ने बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए इनके मॉन्क्स के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। इसलिए जनता उन्हें प्रेम भी करती थी। पर जिस बिंबिसार को कोई शत्रु पराजित नहीं कर पाया, उसे उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी।
इसी सदमे में उनकी पत्नी कोशिला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। इस बात से क्रोधित होकर कोशिला देवी के भाई प्रसन्नजीत ने मगध के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध में प्रसन्नजीत की विजय हुई और प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। प्रसेनजीत ने आखिरकार अजातशत्रु से समझौता किया और शांति बनाए रखने के वादे पर अजातशत्रु को रिहा कर दिया और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया। पर प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने आक्रमण करके कोशिला को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। कोशिला के बाद अजातशत्रु ने रुख किया वृज्जी साम्राज्य की ओर और उसे हराकर वृज्जी को मगध में शामिल कर लिया। पर इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा था और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स की माने तो हर्यंका साम्राज्य के हर राजा को अपने पुत्र के हाथों ही मरना पड़ा, जिससे जनता में हर्यंका राजाओं के खिलाफ रोष था। कहा जाता है कि ये क्रोध इतना बढ़ गया कि हर्यंका वंश के आखिरी राजा नागदशक को उसी की जनता ने मार डाला और उदय हुआ एक नए साम्राज्य का, शिशुनाग साम्राज्य। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। शिशुनाग हर्यंका डायनेस्टी के आखिरी रूलर नागदशक के अमात्य थे, यानी आज के प्राइम मिनिस्टर। शिशुनाग ने राजा बनते ही मगध के सबसे बड़े शत्रु अवंती के खिलाफ युद्ध शुरू किया और प्रद्योत राजवंश का अंत कर मगध में अवंती को शामिल किया। इसके बाद शिशुनाग ने वत्स को हराकर उसे भी मगध में शामिल कर लिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर वैशाली शिफ्ट कर दी। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कालाशोक ने गद्दी संभाली। कालाशोक ने वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इसके साथ ही कालाशोक के समय ही वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध को आपस में बांट लिया और साथ साथ रूल करने लगे, जो आगे चलकर सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि साम्राज्य बंटने से मगध कमजोर हो गया और शिशुनाग वंश के आखिरी रूलर महानंदिन की महापद्मा द्वारा हत्या कर दी गई और नींव रखी गई नंद वंश की। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नंद वंश के फाउंडर महापद्मानंद शिशुनाग के आखिरी राजा महानंदिन और उनकी दासी के नाजायज पुत्र थे। हालांकि ग्रीक सोर्सेज के अनुसार महापद्मानंद दरबार में एक साधारण नाई थे, जिन्होंने अपनी अट्रैक्टिव लुक के कारण रानी से संबंध बनाए और उसके बाद रानी ने महापद्मानंद को राजा का पर्सनल नाई बनवाया। पर महापद्मानंद ने धोखे से राजा की हत्या कर दी और राजपुत्रों के रक्षक बनकर राज्य में अपना स्थान ऊंचा किया। और मौका मिलते ही उन्होंने सारे राजपुत्रों को मार डाला और रानी से विवाह कर लिया और उसके बाद महापद्मानंद क्षत्रिय न होने के बाद भी राजा बने। महापद्मानंद ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने पांचाल, कलिंग, अश्माका, कुरु, सुरसेना जैसे राज्यों को हराकर मगध की सीमाओं को और भी बलशाली बना दिया। महापद्मानंद ने मगध की सीमाओं को विंध्या रेंज यानी डेक्यू प्लेट्यू तक फैलाया, इसलिए उन्हें एकरथ यानी सोल मोनार्च भी बुलाया जाता है। उन्हें इंडिया के पहले एम्पायर बिल्डर का क्रेडिट भी दिया जाता है और उनकी बड़ी आर्मी होने के कारण उन्हें उग्रसेन भी बुलाया जाता है। महापद्मानंद की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर बैठे धनानंद। सन 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आक्रमण किया, तब मगध पर धनानंद का शासन था, अर्थात धनानंद अलेक्जेंडर का कंटेम्परेरी था। धनानंद ने जनता पर कई तरह के कर लगा रखे थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को भरे दरबार में अपमानित करने के बाद सन 322 बीसी में आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी और फिर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य शासन काल को मगध का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।